अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड जस्टिस। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉड। चेक का जो फ्रॉड होता है, आप किसी बंदे से चेक लेते हैं, उसमें चेक आपका बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है बैंक की तरफ से, तो उससे कैसे बचा जाए, वो कानून हमें उसके लिए क्या रेमेडीज देता है, चेक की कौन सी टाइप्स होती हैं और किस किस किस्म का फ्रॉड पाया जाता है चेक को लेके। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी अपने तमाम दोस्तों से, व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। शुक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि चेक का जो फ्रॉड है ना, वो किस किस्म के पाए जाते हैं। 4 किस्म के फ्रॉड पाए जाते हैं, जिसमें काउंटरफीट, फॉर्ज्ड, अल्टर्ड और 489F। सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिफाइन करेंगे, जो मैं आप चीज़ अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ, वो है काउंटरफीट। काउंटरफीट चेक क्या होता है? ऐसा चेक जो है ही जाली, जो बैंक ने वो चेक बुक इशू ही नहीं की, वो आपको बंदा जाली चेक दे रहा है, वो है काउंटरफीट चेक, वो कहलाएगा। उसके बाद आ जाती है दूसरी टाइप, वो है फोर्ज चेक। मतलब कि वो चेक किसी बंदे ने उस बंदे का चेक चुराया हुआ है, जिससे आप जो चेक होल्डर है ना, जिसकी चेक बुक है, जो अकाउंट होल्डर है, उसने वो चेक आपको खुद नहीं दिया, किसी थर्ड पर्सन ने वो उसका चेक चुरा कर उसको जो भी उसके अंदर करके वो आपको दिया है। ये आ गया फोर्ज चेक। उसके बाद आता है ऑल्टर्ड चेक। ऑल्टर्ड चेक ऐसा चेक है कि मिसाल के तौर पर आपको एक बंदे ने चेक दिया है ना, 1 लाख रुपए का उसने चेक दिया है, फर्स्ट पर्सन ने, वो आगे से आता आपकी तरफ आया, तो वो जो बीच में बंदा था ना, उसने उस चेक को टेम्पर कर दिया है, उसने 1 लाख को 2 कर दिया है, जो भी है उसमें टेम्पर कर दिया, अल्टरेशन कर दिया, तो वो आ जाता है ऑल्टर्ड चेक। उसके बाद जो तीसरी चीज है 489F, कि आपको एक बंदे ने, एक पार्टी ने आपको चेक दिया है, आप वो चेक लेकर जब बैंक जाते हो, मुकर्रर डेट पे जो उस पर लिखी गई है, उस दिन वो चेक आपका बाउंस हो जाता है। बैंक वाले आपको कहते हैं जनाब इसमें तो पैसे ही नहीं है, इसमें पैसे नहीं है, आपकी चीज़ की हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो ये आ जाता है 489F के अंडर आ जाता है। ये एक कानूनी टर्म है, पीपीसी, ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड इसे कुछ इस तरह डिफाइन करता है कि डिसऑनेस्टली इशूज अ चेक टुवर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन और फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन विच डिसऑनर्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन। मतलब कि आपको एक चेक दिया गया जो बदनीति से दिया गया, किसी भी लोन की वापसी की मद में, या आपने कोई भी मुआहदा किसी के साथ किया हुआ था, उस मुआहदों की फुलफिलमेंट की मद में आपको जो चेक दिया गया, जब आपने वो चेक बैंक में जाकर दिया है, तो वो चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब इसमें जो एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डिसऑनेस्टली, इसकी कानून क्या डेफिनेशन करता है? कानून कहता है कि डिसऑनेस्टली मीन फ्रॉड एक्ट और इंटेंट टू डू फ्रॉड। मतलब कि आपने जेन्युइनली उस बंदे के साथ फ्रॉड करना चाहिए, आपकी इंटेंशन थी उसके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी की आपकी इंटेंशन थी, उस इंटेंशन के साथ आपने उस बंदे को वो चेक दिया है, और जब वो बाउंस हो गया तो फिर आपके ऊपर 489F उस बंदे ने कमिट की है। अब इसके अंदर आ जाती है 489F की जो पनिशमेंट है, क्या कानून ने सजा देता है। अगर 489F जो इट इज अ नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैविंग पनिशमेंट ऑफ 3 years और फाइन और विद बोथ। मतलब कि ये नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल है, या फिर जुर्माना है, या फिर दोनों ही है, 3 साल और जुर्माना आपको दोनों होगा। अब इसमें कुछ इस तरह है कि इसकी जो रेमेडीज पाई जाती है ना, इसके अंदर 2 रेमेडीज आती हैं। सबसे पहले रेमेडी आती है कि 489F की आप चले जाते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाने चले जाते हैं। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग की रेमेडी आती है, एक आपको रेमेडी मिलेगी सिविल प्रोसीडिंग की। तो आप सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के थ्रू आप कैसे अपनी दादरसी करवा सकते हैं। 489F पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी, आप इसका FIR का इंदराज करवाने जाते हैं तो थाने से आपको मालूम होता है जनाब इसका तो FIR ही नहीं हो सकती, इसकी FIR होगी जब ऊपर से हमें ऑर्डर आएगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर बैठी है अदालत।
आपने अदालत से ऑर्डर कैसे लेना है, आप उसके लिए एक रिट दायर करते हो 22A 22B। आप एक रिट दायर करते हो जज साहब के पास, जिसके बाद जो जज साहब हैं वो नोटिस देते हैं, दोनों पार्ट नोटिस देते हैं एसएचओ को। एसएचओ को आपके मुतलका थाने के एसएचओ को नोटिस जाता है, वो फिर दोनों पार्टीज को बुलाता है, फिर उनसे तफ्तीश होती है। एसएचओ पूछता है जी हाँ जी आपने किस मद में चेक दिया था, कब दिया था, उस वक्त बैंक में कितने, आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, जब चेक कैश कराने गया तब कितने पैसे थे, सारी तफ्तीश होती है। उसके बाद जो एसएचओ है ना वो अपने कमेंट्स देता है कि जी तफ्तीश में से मैंने ये फाइंडिंग्स निकाली हैं। अब उन कमेंट्स को जाके वो जब कोर्ट में सबमिट करवाता है तो कोर्ट उसके बाद आपकी बहस होती है। बहस के बाद जज साहब ऑर्डर देते हैं हाँ जी इस बंदे ने 489F जो थी इसने कमिट करने की कोशिश की है, डिसऑनेस्टली इसने चेक दिया, तो वो इसकी एफआईआर दर्ज कर दें। एफआईआर दर्ज हो, ये आप इस बात को जहन में रखें कि अभी सिर्फ आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, ये नहीं साबित हुआ कि जेन्युइनली वो क्रिमिनल है कि नहीं है। एफआईआर आपकी दर्ज हो गई है, उसके बाद सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग साइड बाय साइड चलती रहेगी। अब जब आप बैंक में जाते हैं ना, तो इसमें जब आपने बैंक में जाके चेक प्रेजेंट किया तो उसके बाद आपको ना चेक जब बाउंस हो जाता है ना, तो उसके ऊपर लिख देते हैं मेमो, एक लगती है मेमो, एक शीट होती है जिसके ऊपर चेक बाउंस होने की ग्राउंड्स लिखी जाती हैं कि इन वजूहात की बिना पर इस चेक को हम बाउंस कर रहे हैं, ये चेक डिसऑनेस्ट हो रहा है। वो जो ग्राउंड्स होती हैं उनमें मुख्तलिफ होता है कि जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज है, जो या उसके अंदर पेमेंट नहीं है जितने आप क्लेम कर रहे हो, तो वो जो मेमो है ना वो इसमें सबसे अहम रोल अदा करती है। जब भी आप इसके एफआईआर के इंदराज के जाएंगे तो आप वो मेमो साथ लगाएंगे कि जी ये ग्राउंड थी जिसकी वजह से हमारा चेक बाउंस हो गया। उसके बाद सारा एफआईआर का ऑर्डर होगा और सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। अब इसके बाद जो एक चीज पाई जाती है ना कि ये है कि हमेशा जो 489F का जो पर्चा है ना, ये इस बेस पे होगा कि आया कि जो चेक उस बंदे ने दिया है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी लोन की वापसी की मद में दिया है, ठीक है ना, इसके अलावा उसका केस नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि वो इसी मद में दिया गया चेक हो। ये तो हमें होगा, ये तो हमने बात कर ली क्रिमिनल की। अब जो हमें कानून दूसरी रेमेडी देता है, जिसको मैं अपनी नज़र में एक बेहतर रेमेडी कंसीडर करता हूँ कि जो एक जल्दी स्पीडी रेमेडी, आपको स्पीडी रिकवरी आपको मिल जाती है, वो है सिविल केस। जो आप सीपीसी का ऑर्डर 37 रूल 1-2 के तहत आप दायर करते हो, जो जिसमें ये समरी ट्रायल लगता है। समरी ट्रायल, सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि समरी ट्रायल क्या है। समरी ट्रायल होता है, ये ऐसा ट्रायल है कि जिसमें जल्दी से जल्दी केस को वाइंड अप करने की कोशिश की जाती है मिनिमम टाइम में। ये डायरेक्ट केस लगता है सेशन जज साहब के पास। सेशन जज साहब के पास केस लगता है, उसके बाद केस की प्रोसीडिंग चलती है, डिग्री हो जाता है केस, मतलब कि आपके हक में फैसला हो चुका है कि हाँ जी इस बंदे ने इसके साथ फ्रॉड धोखाधड़ी करने की कोशिश किया। उसके बाद आप दायर करते हो इजरा डिग्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आप दायर करते हो कि हमने ये जो हमारे हक में फैसला हुआ है ना, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। वो बंदा आपके एग्जीक्यूशन फुलफिल नहीं हो रही, अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, तो उस एग्जीक्यूशन की मद में कोर्ट उसके अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकती है। अब अरेस्ट वारंट जारी हो गए, बंदा अरेस्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसको जेल हो जाएगी, वो जेल में जाएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना उसके नाम, उसको कोर्ट जो है ना उसकी ऑक्शन करेगी, उसकी नीलामी करेगी। उसकी नीलामी करके उसकी प्रॉपर्टी में जितना आपने चेक उस बंदे ने दिया हुआ था, ठीक है ना, वो उतने पैसे आपको वापस करेगी और बाकी पैसे उससे वो बंदा छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि जो सिविल केस है ना, ये बंदे की जान तब तक नहीं छूटनी जब तक उसने आपके पैसे पे नहीं करने। अब मिसाल के तौर पे उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं है, फिर क्या होगा, फिर लेट्स सपोज वो बंदा प्रॉपर्टी जब परचेज करेगा तो उसी वक्त वो प्रॉपर्टी प्लज कर ली जाएगी, उसको सेल आउट करके फिर पैसे दे दी जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि उसकी जान पैसे दिए बगैर नहीं छूटनी। ये तो होगी तमाम रेमेडीज, ये तो तब के लिए है जब आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें करनी चाहिए एक आम आदमी के तौर पर चेक लेने से पहले। चेक लेने से पहले जो एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है कि जिस बंदे से आप चेक ले रहे हो वो कोई काबिल एतमाद बंदा भी तो है। उसका बिजनेस में वो क्या बिजनेस करता है, बिजनेस में उसका स्टेटस क्या है, उसके मतलब एक इंसान को अंदाजा होता है कि जिस बंदे से मैं चेक रिसीव कर रहा हूँ
ये इसके मार्केट में क्या स्टेटस पाया जाता है, इसकी मतलब कोई इज्जतदार बंदा हो। उसके बाद जो है ना कि चेक जिससे आपने लेना है ना, उसको कहना है कि चेक के ऊपर ना मेरा नाम लिखे। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, आपने चेक के ऊपर जो दोनों साइन होने ना, फ्रंट और बैक साइड पे, वो दोनों साइन उसके CNIC वाले साइन हो। इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जो दस्तखत वो करने जा रहा है वो उसके CNIC वाले दस्तखत हों। उसके बाद ये है कि चेक क्रॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आ जाती है कि चेक गारंटी की मद में ना हो, गारंटीड चेक ना हो। मसलन के लेट्स सपोज ए ने चेक दिया है बी को, ठीक, ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सी एक थर्ड पार्टी है, सी जो है ना वो कहता है चले ठीक है मैं इसकी गारंटी के तौर पे ये चेक दे देता हूँ। आपने इस चीज से जितना बच सके इसको अवॉइड करना है, बचना है, क्योंकि जब आपने कोई गारंटीड चेक ले लिया है तो आप डायरेक्टली उस बंदे को क्लेम नहीं कर सकते जिससे आपने पैसे लेने हैं। अब तो रिकवरी तो एक दायर कर सकते हो उस बंदे के जिसने आपको चेक दिया है, जिसने गारंटीड के तौर पे चेक दिया, उसके खिलाफ आप रिकवरी कर सकते हो, लेकिन 489F नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप इस चीज से बचें ताकि आपके जो पैसे, आपका माल है वो महफूज हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो भी बेहतर चीज़ें मैंने बताना चाहिए वो आपको समझ लगी होंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ ना लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर भी दिया गया है व्हाट्सएप, आप उधर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने प्यारों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।